कभी सोचा है कि इतिहास आखिर बनता कैसे है? क्या ये बस तारीखों, राजाओं और लड़ाइयों की एक लिस्ट है जो हमें किताबों में मिलती है? या फिर ये कहानी है जिसे गढ़ा जाता है? और अगर इसे गढ़ा जाता है तो कैसे? कौन से धागे से बुनते हैं और कौन से सिरे अधूरे रह जाते हैं? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरी पड़ताल के दौरान हम 5 बड़े सवालों से गुजरेंगे। हर सवाल एक सुराग की तरह है जो हमें इतिहास लिखने के पीछे की सोच और उसके तरीकों के एक नए पहलू से मिलवाएगा। तो अपनी जांच शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज से, वो चीज जिसके बारे में हम सबने सुना है पर शायद ही कभी सवाल किया हो, तारीखें। स्कूल में तो यही लगता था ना कि हिस्ट्री मतलब डेट्स रटना, है ना? पर क्या वाकई इतिहास सिर्फ तारीखों का ही खेल है? हाँ, ये बात सच है कि एक जमाना था जब हिस्टोरियंस के लिए सब कुछ डेट्स ही था। फलाना राजा गद्दी पर कब बैठा, वो लड़ाई कब लड़ी गई, बस यही सब। लेकिन अगर कहानी सिर्फ इतनी ही होती तो कितनी अधूरी होती, है ना? सच्चाई तो ये है कि इतिहास इससे कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए, ये बहुत कुछ बताती है। ये दिखाती है कि कैसे अंग्रेजों ने हिस्ट्री का इस्तेमाल अपनी हुकूमत को जायज ठहराने के लिए किया। उन्होंने कहानी को एक खास मोड़ से शुरू किया, जैसे भारत का इतिहास शुरू ही उनके आने से हुआ हो। तो तारीखों की बात तो हो गई, अब आते हैं अपने दूसरे सुराग पर। आखिर इतने लंबे चौड़े अतीत को इतिहासकार छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में बांटने कैसे हैं? सोचिए, कोई बहुत लंबी कहानी हो तो उसे समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे चैप्टर्स में बांटना, है ना? बस इतिहास के साथ भी बिल्कुल यही किया जाता है। ये बंटवारा हमें बड़े बड़े बदलावों को समझने में मदद करता है। और यही एंट्री होती है कहानी के एक अहम किरदार की, जेम्स मिल। 1817 में इनकी एक किताब आई, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और ये किताब एक पक्का सबूत है कि इतिहास का बंटवारा कितना तरफदार, मतलब कितना बायस्ड हो सकता है। तो देखिए, यहाँ 2 तरह के बंटवारे हैं। एक तरफ है मिल का क्लासिफिकेशन, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, साफ साफ धर्म के आधार पर। और दूसरी तरफ है वो तरीका जो ज्यादातर हिस्टोरियंस अपनाते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। मिल का तरीका सिर्फ वक्त को नहीं बांट रहा, वो एक खास सोच, एक आइडियोलॉजी को दिखा रहा है। अब सवाल ये है कि मिल ने ऐसा क्यों किया? उनके हिसाब से एशिया के सारे समाज यूरोप के मुकाबले पिछड़े हुए थे, सिविलाइज्ड नहीं थे। उनका मानना था कि सिर्फ ब्रिटिश राज ही भारत को सभ्य बना सकता है। और यही सोच, यही एजेंडा उनके लिखे इतिहास की नींव बना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। ये सारा इतिहास लिखा किस दौर में जा रहा था? चलिए उस माहौल को समझते हैं। तो ये कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद है क्या? देखिए, ये सिर्फ किसी एक देश का दूसरे पर कब्जा कर लेना नहीं है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो उस देश के समाज में गहरे उतर जाती है, उसकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, कल्चर सब कुछ बदल के रख देती है। और इस असर का एक जीता जागता उदाहरण है ये एडवर्टाइजमेंट। लिप्टन चाय का ऐड है और बैकग्राउंड में एक भारतीय महल। देख रहे हैं कैसे बिजनेस इंटरेस्ट के लिए भारत की शाही इमेज को इस्तेमाल किया गया। ये लोगों के दिमाग में ये बात डालने जैसा था कि अंग्रेजी भारत की इस शाही विरासत को आगे ले जा रहे हैं। तो चलिए अब उस फाइल को खोलते हैं जिसमें सारे ऑफिशियल सबूत हैं, मतलब वो सारे दस्तावेज जो उस वक्त की सरकार यानी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद तैयार किए थे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हिस्ट्री का मतलब क्या था? उनके लिए हिस्ट्री थी गवर्नर जनरल्स की कहानी। कौन आया, उसने क्या किया, बस। शुरुआती इतिहास इन्हीं बड़े बड़े अधिकारियों के चारों तरफ घूमता था। अंग्रेजों को ना लिखने का बड़ा शौक था, मतलब हर चीज लिखो, कोई इंस्ट्रक्शन हो, कोई प्लान हो, कोई पॉलिसी डिसीजन, हर चीज को कायदे से लिख कर रखना जरूरी था। और इसी आदत की वजह से आज हमारे पास उनके दौर के सरकारी रिकॉर्ड्स का एक बहुत बड़ा खजाना है। और ये है वो जगह, वो एविडेंस लॉकर, जहां इस पूरी ऑफिशियल कहानी को संभाल कर रखा गया। इससे ये भी पता चलता है कि इतिहास को संभालना भी उनके लिए कितना सिस्टमैटिक काम था। चलिए, अब हमारी पड़ताल एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। हमने ऑफिशियल कहानी तो देख ली, पर अब सवाल ये है कि इस कहानी में क्या नहीं है, क्या छूट गया है? और ये सवाल बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर हम सिर्फ इन सरकारी रिकॉर्ड्स पर ही भरोसा करें तो हम क्या क्या मिस कर जाएंगे? जवाब चाहिए तो इस तस्वीर को देखिए। 1857 के विद्रोही। सरकारी रिकॉर्ड्स में क्या लिखा होगा? यही कि विद्रोह को कैसे दबाया गया। पर उन आम सिपाहियों के दिल में
क्या आग थी जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगा दी। उनकी आवाज, उनकी कहानी, वो इन सरकारी फाइलों में कहीं दबी रह गई। तो फिर सवाल उठता है कि ये खोई हुई आवाजें मिलती कहाँ से हैं? इसके लिए हिस्टोरियंस को ऑफिशियल रिकॉर्ड से बाहर झांकना पड़ता है। लोगों की पर्सनल डायरीज में, तीर्थयात्रियों के किस्सों में, अखबारों में और यहाँ तक कि लोकल बाजारों में बिकने वाली छोटी छोटी किताबों में, ये सब मिलकर उस अधूरी तस्वीर को पूरा करते हैं। जैसे ये देखिए, एक अखबार की कटिंग। दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वाले अपनी कम सैलरी के खिलाफ हड़ताल पर हैं। अब ये एक ऐसी खबर है जिसे शायद सरकारी रिकॉर्ड्स में दबा दिया गया हो या मामूली बताया गया हो, पर ये उस वक्त के समाज और उसकी मुश्किलों की सच्ची तस्वीर दिखाती है। तो इस पूरी जांच से हम किस नतीजे पर पहुंचे? यही कि इतिहास कोई सीधी सपाट फैक्ट्स की किताब नहीं है। ये एक मोज़ेक आर्ट की तरह है, जिसे हिस्टोरियंस अलग अलग, अक्सर अधूरे और एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखने वाले टुकड़ों को जोड़कर तैयार करते हैं। हर टुकड़े की अपनी कहानी है और इन सबको मिलाकर ही अतीत की एक मुमकिन तस्वीर बनती है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर इतिहास अतीत को कहानी की तरह सुनाने का तरीका है, तो हमारे आज के दौर की कहानी कैसे लिखी जाएगी? 100 साल बाद इतिहासकार हमारे समय को समझने के लिए किन चीज़ों को देखेंगे? हमारे सोशल मीडिया फीड्स या कुछ और? सोचने वाली बात है ना?